आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है गॉस लॉ। गॉस लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ से। गॉस लॉ को समझने से पहले हमें एक छोटी सी कॉन्सेप्ट जो होती है उसे हमें समझना पड़ेगा। इट इज बेसिकली अ प्री रिक्विजिट ऑफ गॉस लॉ, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम अभी डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रिक मीन्स ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा, राइट। सो इसका मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। सो मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which are passing through a given area। इसको समझने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में जैसे ये एक एरिया दिया गया है, ये एक सरफेस है, 2D सरफेस है, और लेट से इसका एरिया मेरे पास में ए है। एंड जो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से पास हो रहे हैं। लेट से इस तरीके से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइंस है वो इस तरीके से पास हो रहे हैं। सो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे which are passing through this given area, the number of total electric field lines which are passing through this area gives us the quantification of electric flux। So हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से यहाँ इस केस में डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। फाई ई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज ई डॉट ए वेक्टर। यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट है। जब अपन इसे ओपन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो यह हमारे पास में आ जाएगा मॉड ऑफ ई वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए वेक्टर। इस ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है, एंड जो हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है, एक 2D सरफेस है, राइट। एक्स वाई प्लेन में एक सरफेस है ए वेक्टर। ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एंड इसके बीच का जो एंगल है वो एंगल कौन सा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, थीटा एंगल। ठीक है। तो अगर मुझे कोई किसी क्वेश्चन में ये चीज पूछती है कि ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर से अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई पास हो रहे हैं तो फ्लक्स कितना होगा। सिंपली हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है। इतना सफिशियंट है कि हम गॉस लॉ को अच्छे से समझ पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि गॉस लॉ आखिरकार होता क्या है। लेट्स स्टार्ट द गॉस लॉ। गॉस लॉ, मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूं कि गॉस लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। सो गॉस लॉ बेसिकली क्या हो, डेफिनेशन उसकी ये है दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट। ये मैं आपको अभी बाद में क्लियर करता हूं कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। शायद आपको पता भी होगा, ये हम एप्सिलॉन नॉट होता है हमारे पास में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी मैं आगे बताता हूँ। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज enclosed inside the surface। इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है वो है हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये पहला चीज है। नेक्स्ट हमारे पास में पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ऐसा कोई नॉर्मल सरफेस हम यहाँ नहीं यूज कर सकते। अगर हमें गॉस लॉ को
अप्लाई करना है तो हमारे पास में एक क्लोज सरफेस का होना मैंडेटरी है। इज 1/epsilon naught टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। ठीक है, सो इसे हम देखते हैं आगे अभी कि हमारे पास में सबसे पहले है कि क्लोज सरफेस क्या होता है, हम इसे समझते हैं। सो लेट्स से मैं एक सरफेस ये हो गया मेरे पास में एक्स वाई और ये हो गया जेड। ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया। अब इसमें लेट से मैं एक सरफेस लेता हूं इस तरीके से, एक्स वाई प्लेन में ये एक टाइप का सरफेस है, 2D सरफेस है। सो क्या मैं इस सरफेस को, ये मेरे पास में एक 2D सरफेस है, सो क्या मैं इस सरफेस को एक क्लोज सरफेस कंसिडर करूंगा? सो नहीं, दिस इज नॉट अ क्लोज सरफेस। लेट से अनदर एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास में कुछ इस टाइप का सरफेस है, लेट से एक यहाँ पे मेरे पास में एक सर्कुलर प्लेट रखा गया है विच इज ऑल्सो इन एक्स वाई प्लेन। सो क्या एक 2D सरफेस, क्या ये क्लोज सरफेस है? नहीं। सो हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो क्या होता है क्लोज सरफेस? क्लोज सरफेस जो होता है वो हमारे पास में 3D सरफेस होता है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का एक केस होता है, यहाँ y हो गया, ये x हो गया, ये z, एंड यहाँ पे मेरे पास में एक अप्लाई है, स्पीयर रखा गया है इस तरीके से, स्पीयर विथ रेडियस r। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, सो ये बेसिकली एक स्पीयर रखा गया है। ठीक है, ये हमारे पास में इस तरीके से एक स्पीयर है। सो स्पीयर कैसा होता है? हमारे पास में एक 3D सरफेस होता है। स्पीयर इज बेसिकली अ 3D सरफेस। सो ये 3D सरफेस है, एंड 3D सरफेस होने के साथ ही साथ में ये क्लोज सरफेस भी है। ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है, राइट? ये हर चारों साइड से सराउंडेड है, सो ये क्लोज सरफेस है। तो क्या यहाँ पे मैं गॉस लॉ अप्लाई कर पाऊंगा? यस, यहाँ पे मैं गॉस लॉ अप्लाई कर पाऊंगा। और फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं क्लोज सरफेस के। लेट्स से मेरे पास में एक क्यूब है, y x z, एंड मेरे पास में एक क्यूब दिया गया है। ठीक है, ओके, सो ये मेरे पास में एक क्यूब है। ठीक है, अब क्या ये क्यूब, ये मेरे पास में एक क्यूब है, क्या ये क्यूब 3D सरफेस है? यस। क्या ये क्लोज सरफेस है? यस, इट इज ऑल्सो अ क्लोज सरफेस। ये हर तरफ से क्लोज्ड है, राइट? ये बॉक्स टाइप आप कंसिडर कर सकते हो। सो ये क्लोज सरफेस है। ठीक है, सो जो अपन गॉस लॉ अप्लाई करते हैं वो क्लोज सरफेस में ही अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब आगे अपन डेफिनेशन में देखते हैं कि गॉस लॉ क्या बोल रहा था। सो क्या था हमारे पास में पॉइंट, दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is 1/epsilon naught times the charge enclosed inside the surface। अभी मैं आपको प्री रिक्विजिट में बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास में ये रहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल electric flux is the number of electric field lines which are passing through a given area, right? So total electric field lines जो कि किसी एक एरिया से पास हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट? सो गॉस लॉ क्या बोलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट से मेरे पास में एक स्पीयर है। ठीक है, ये क्लोज स्पीयर है, 3D सरफेस है। ठीक है, ये एक मेरे पास में क्लोज स्पीयर दिया गया ऑफ रेडियस r। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक चार्ज q को रखता हूँ। ठीक है, एक चार्ज, ये सेंटर पे मैं एक चार्ज q को प्लेस करता हूँ। ठीक है, सो द चार्ज जो q है इज सराउंडेड बाय दिस क्लोज सरफेस, 3D क्लोज सरफेस विच इज अ स्पीयर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इस चार्ज Q की वजह से, इस चार्ज Q की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, मींस ये चार्ज Q है तो ये लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज Q है, सो ये क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा सभी डायरेक्शन में। सभी डायरेक्शन में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगे, राइट? सो ये जो क्लोज सरफेस है जो कि एक स्पीयर है, इसके अक्रॉस मींस इसके थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, फाई ई से, राइट। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा विच इज इक्वल टू फाई, वो इक्वल होगा किसके, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। ये जो पूरा सरफेस है इसने कितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है अपने इनसाइड में, अपने सराउंडिंग में, अपने, तो वो है क्यू। सो ये हो जाएगा हमारे पास में क्यू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ Q/एप्सिलॉन नॉट। एंड यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट होती है वो कितनी होती है अपने पास में, अलग अलग वैल्यूज हम ले सकते हैं, ये आपको पहले से पता होगा। मोस्ट कॉमन जो वैल्यूज होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर में लिया जाती है, वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, कॉमनली जो ली जाती है। एंड एप्सिलॉन नॉट होता क्या होता है, ये होता है हमारे पास में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब हम इस फाई ई वाले टर्म पे आते हैं, ये जो हमारे पास में फाई वाला टर्म, राइट। सो अभी हम लोगों ने देखा फाई ई किसके इक्वल होता है, फाई ई को हम लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, राइट। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इससे क्रॉस हो रही है, इसको मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ई ले लेता हूं, ठीक है। ये हो गया ई, तो ये हो जाएगा मेरे पास में ई इंटू एरिया। ये स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है, ये जो स्फीयर है 3D स्फीयर है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है अपने पास में 4πr², राइट। सो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E इंटू 4πr², ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास में Q/ε0K। सो यहां से जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो होती है हमारे पास में Q/का 4πε0 टाइम्स r², या फिर इसको अगर मैं चेंज करता हूं, सो 1/4πε0 टाइम्स Q/r², राइट। सो ये आपको देखा देखा सा लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला, राइट। ये हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तब हम लोग ये चीज को डिराइव करते हैं, राइट। सो ये आता है हमारे पास में कूलम्ब्स लॉ से, कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 Q/r²। सो कूलम्ब्स लॉ को हम एक तरीके से प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द गॉस लॉ। इसी चीज का हम फर्दर एडवांटेज लेंगे, जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते थे जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता था, उन सभी को हम गॉस लॉ के यूज से बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपली हम क्या बोलते हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखते हैं आगे कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक केस लेता हूं इनफाइनाइट लाइन चार्ज का। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे मैं गॉस लॉ के यूज से आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास में इनफाइनाइट लाइन चार्ज कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये हो गया मेरे पास में इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में ये जा रहा है, ओके। एंड इसमें लेट से चार्ज कुछ प्लस चार्ज इस तरीके से है। सो ये क्या करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो किस तरीके से होंगे, इस डायरेक्शन में होंगे, राइट। हर डायरेक्शन में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। अब मुझे पूछा गया है कि किसी पॉइंट P पे, लेट से यहाँ पे कोई सा पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इस इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक लाइन चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, राइट। सो इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, इसके लिए हम यूज करेंगे गॉस लॉ। सो मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इरेज कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, एक और चीज है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज जो है इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा एल दिया गया है क्वेश्चन में, लैम्डा एल कूलम पर मीटर, ओके। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें एक सबसे पहले इस पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फाइंड करनी है, तो हमें एक 3D गॉसियन सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। अपने से अज्यूम करके हमें 3D गॉसियन सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम किस तरीके का 3D गॉसियन सरफेस क्रिएट करेंगे, वो होगा एक सिलेंडर,
ये हो गया हमारे पास में एक बेसिकली 3D गॉसियन सरफेस, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, एंड ये पॉइंट पी को लेट से मैं थोड़ा सा पास ले लेता हूं यहां पर, ये हो गया पॉइंट पी, एंड इसका जो डिस्टेंस है यहां से वो है लेट से आर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो अब मेरा पॉइंट है कि मैं इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करूंगा। सो गॉस लॉ क्या बोलता है वो अपन सबसे पहले लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, phi e, that is the net electric flux, will be equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed inside the Gaussian surface. So let's say इसको for now हम इसका लेंथ ले लेते हैं L। वैसे तो इसका कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ये कैंसल आउट हो जाएगा, बट कैलकुलेशन के लिए हम अभी लेंथ इसका ले लेते हैं L। तो आप मुझे बताइए कि जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड जो सिलेंडर है इसके अंदर चार्जेस कितने आएंगे। सो चार्जेस कहां पर इसमें प्रेजेंट है, इस लाइन में जो है जितने भी चार्जेस हैं वो इस लाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, इस लाइन का लेंथ कितना है हमारे पास में, L है, एंड जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो कितना है हमारे पास में, लैम्डा एल है। सो इस एल लेंथ में कितने चार्जेस होंगे, देखिए हमारे पास में लैम्डा एल दिया गया है इज इक्वल टू जो चार्ज होगा इस लेंथ एल में डिवाइडेड बाय जो लेंथ है। सो यहां से हमारे पास में क्यू कितना निकल के आता है, लैम्डा एल टाइम्स एल। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक तरीके से जो इस लेंथ एल में चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा एल टाइम्स एल हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा एल टाइम्स एल। ठीक है, अब फाई ई को कैसे लिखेंगे हम, फाई को एक्सपैंड करता हूं, फाई ई बेसिकली होता क्या है हमारे पास में, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू एन सरफेस, राइट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली ई डॉट ए करके। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रेशन, राइट। क्यों, क्योंकि हमारे पास में क्लोज सरफेस हम ले रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास में साइक्लिक इंटीग्रेशन या फिर इसको क्लोज्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं, विल बी इक्वल टू लैम्डा एल टाइम्स एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमारा जो गॉसियन सरफेस है इसमें टोटल 3 डिफरेंट सरफेसेस हमें दिखेंगे। एक तो हो गया हमारे पास में ये जो टॉप सरफेस है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला एक सरफेस है हमारे पास में, राइट। ये हो गया टॉप सरफेस, ये हो गया बॉटम सरफेस, एंड ये वाला एक जो कर्व्ड सरफेस है, राइट। कर्व्ड सरफेस, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में कितने आ गए, 3 सरफेसेस आ गए। ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, एंड ये जो कर्व्ड सरफेस है इसे मैं लेट से सरफेस नंबर 3 दे देता हूँ। तो इसे जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये जो होगा हमारे पास में ई डॉट डी ए, इसमें आपको तीनों सरफेसेस इंक्लूड करने पड़ेंगे एंड तीनों का सेपरेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फॉर सरफेस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए फॉर सरफेस 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए for surface 3 will be equal to lambda L times L upon epsilon naught, right। अब देखिए हमारा जो सरफेस 1 है, सरफेस 1 के लिए अभी मैं आपको एक यहाँ जूम व्यू दे रहा हूं। ये जो पार्ट है इस पार्ट को यहाँ पे जूम करके देखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। सो बेसिकली ये मेरा एक सरफेस है, राइट, जो कि मेरा सरफेस नंबर 1 है, फाइन। अब जो मेरे पास में लाइन चार्जेस हैं वो किस तरीके से हैं, जो मेरा लाइन चार्ज है वो कुछ इस तरीके से पास हो रहा है सेंटर से, करेक्ट। एंड जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आ रहे हैं वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से आ रहे हैं, फाइन। अब मेरा जो सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। सो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब हमारे पास में जो फ्लक्स होता है फाई, वो कितना होता है, ई डॉट
ए वेक्टर होता है, जिसको अपन एक्सपैंड करते हैं तो ये क्या होता है, मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास में थीटा कितना है, थीटा हमारे पास में 90 डिग्री है। सो cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 विल बी 0, राइट। सो ये टर्म हमारे पास में कितना आ गया, एक तरीके से 0। आपको समझ आ गया कैसे 0 आया, क्योंकि हमारे पास में ये जो एंगल है cos थीटा क्या होता है, ये एंगल होता है, राइट। ये सपोज ये एरिया वेक्टर है एंड कुछ इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर हो गया एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो इसके बीच का एंगल कितना है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, राइट। सो हमारे पास में फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया, किसके लिए, फॉर टॉप सरफेस के लिए। सिमिलरली हम बॉटम सरफेस देखेंगे। बॉटम सरफेस को मैं आपको एक यहाँ पे उसका एक व्यू देता हूँ कि जो बॉटम सरफेस हम लोगों ने टू टू नंबरिंग टू की गई है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास में बॉटम सरफेस कुछ इस तरीके से। एंड जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हो गया मेरे पास में चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ चार्ज। एंड जो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में, राइट। अब ये जो बॉटम सरफेस है इसके लिए जो एरिया वेक्टर आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड्स, राइट। इनटू द प्लेन आएगा, डाउनवर्ड्स आएगा, राइट। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास में एरिया वेक्टर आएगा। एंड जो एंगल आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारे पास में डाउनवर्ड्स हो गया एरिया वेक्टर। सो इसके बीच का एंगल कितना है, अगेन 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, राइट। सो ये एंगल अपने पास में हमें फिर से कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम फिर से जब अपन फ्लक्स फाइंड करेंगे, सो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। एंड ये अगेन हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके। सो क्या मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ये जो ई डॉट डी ए, यानी कि ये टर्म क्या था, एक तरीके से फ्लक्स ही था। सो फॉर सरफेस वन ये टर्म कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ गया। एंड सेकेंड वाला ये जो सरफेस था ई डॉट डी ए, ये क्या था, एक तरीके से फ्लक्स था। तो फॉर सेकेंड सरफेस ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास में बचा कौन सा, थर्ड सरफेस। तो अब अपन थर्ड सरफेस को देखेंगे। तो मैं ये फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सरफेस का पार्ट को इरेज कर देता हूँ। ओके। सो अब अपन थर्ड सरफेस में ध्यान से देखेंगे, ठीक है। थर्ड सरफेस को अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। थर्ड सरफेस कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, कर्व सरफेस है बेसिकली ये। एंड जो लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ चार्ज जा रहा है वो इस तरीके से सेंटर से जा रहा है, ठीक है। अब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, फाइन। और एंड जो मेरे पास में क्या बोलते हैं, जो डीए वेक्टर मतलब जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर एक यहाँ पे एक कर्व्ड सरफेस होगा। इसको ड्रॉ करने के लिए मैं इस तरीके से आपको 2D में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, राइट। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। थोड़ा जूम इन कर देते हैं। ये बेसिकली एक कर्व्ड सरफेस है, राइट। ये एक कर्व सरफेस है, ये पूरी तरीके से एक सरफेस है, मैंने एक छोटा सा उसका पार्ट बनाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं एक केस लेता हूँ कि ये एक पेपर मेरे पास में एक है, ये हो गया सिलेंडर, ठीक है। इसे मैंने कर्व कर दिया, ये देखिए ये हो गया कर्व सरफेस, राइट। अब इसमें जो ये वाला सरफेस है, दिस सरफेस इज द कर्व सरफेस, ठीक है। हमने टॉप सरफेस कंसिडर कर लिया, हमने बॉटम सरफेस जो है वो भी कंसिडर कर लिया। अब जो रिमेनिंग सरफेस है वो ये कर्व सरफेस है, ठीक है। सो अपन कर्व सरफेस के लिए देखते हैं। सो इसके लिए जब अपन फाइव क्रिएट लिखेंगे, सो फाइव फॉर दिस कर्व सरफेस विल बी इक्वल टू बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए वेक्टर, राइट। एंड तो इसके लिए जो एंगल आएगा, देखते हैं अभी अपन, ये जो एरिया वेक्टर है इसके लिए जो एंगल आएगा ए वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये कर्व सरफेस है। सो इसके लिए जो एरिया वेक्टर आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, राइट। सो ये हो जाएगा हमारे पास में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। एंड जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो ऑलरेडी इस तरीके से था। सो एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल हमारे पास में क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली
0 डिग्री है, राइट। सो जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो 0 डिग्री है। सो जब अपन फ्लक्स लिखेंगे, सो फ्लक्स सिंपली विल बी इक्वल्स टू mod of E into mod of A into cos theta, and here theta is equal to 0 डिग्री, cos 0 is equal to 1। ओके, सो ये हमारे पास में आ गया सिंपल mod of E into mod of A। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें फाइंड करना है, राइट। स्टार्टिंग में ही हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली आवर वेरिएबल, ये हमें फाइंड करना है। एंड जो एरिया वेक्टर आएगा किसी भी सिलेंडर का, जो टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। किसी भी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr इंटू एल, राइट। लेंथ जो होता है वो एल होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। लेट्स से ये हमारे पास में एक क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। ये एक टाइप का रिंग है हमारे पास में। लेट्स से ये हमारे पास में एक रिंग है, ठीक है। इसका सेंटर में होलो है, ये एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग का जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2π इंटू आर, राइट। इस रिंग का लेट से मैं लेंथ ले लेता हूं आर, तो फिर इसका जो सरकमफेरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास में 2πr। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस रिंग को एक्सपैंड कर रहा हूं, राइट। मैं उसे इस तरीके से एक्सपैंड कर रहा हूं। लेट से इसके अंदर, इसके ऊपर और रिंग्स में प्लेस करते जा रहा हूँ। ये मैंने एक और रिंग प्लेस कर दिया, ये मैंने एक और रिंग प्लेस कर दिया। इस तरीके से करते करते मैं इसे एल लेंथ तक ले गया, ठीक है, राइट। सो जो टोटल सरफेस एरिया क्रिएट होगा, राइट, ये जो कर्व सरफेस एरिया जो होगा इस एल लेंथ में, वो कितना हो जाएगा 2πr इंटू उसके ऊपर एक और रिंग इंटू उसके ऊपर एक और रिंग, राइट। तो इस तरीके से जो 2πr लेंथ है, ये जो 2πr हो गया सरकमफेरेंस का लेंथ, राइट। ये लेंथ हो गया हमारे पास में 2πr, ये लेंथ हो गया। एंड ये साथ में ऊपर जैसे जैसे जाते जा रही है मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो ये जो टोटल कर्व सरफेस एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2πr इंटू एल। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो कर्व सरफेस एरिया आता है सिलेंडर का वो आता है 2πr इंटू एल, ठीक है, ओके। सो हम यहाँ कॉन्सेप्ट में वापस आते हैं। सो ई तो हमें फाइंड करना था, तो इसे मैं ई ही लिख लेता हूँ अभी के लिए। एंड एरिया कितना हो गया हमारे पास में 2πr इंटू एल, ठीक है। अब इस पाई फॉर थर्ड सरफेस, राइट, हमारे पास में कौन सा सरफेस था, थर्ड सरफेस था ये वाला। सो इसे मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे ले जाके पुट कर देता हूँ। तो देखते हैं हमारे पास में इक्वेशन क्या आएगा, ई इंटू 2πr इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा एल इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो यहां से मेरे पास में जो ई आता है, याद रखना ये अभी हमारे पास में क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये ई वेक्टर नहीं है, ई मैग्नीट्यूड है। इज इक्वल टू लैम्डा एल टाइम्स एल अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। एल एंड एल गेट्स कैंसल आउट, एंड ये हमारे पास में कितना आ जाता है लैम्डा एल अपॉन का 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में आ गया वो कितना आ गया, लैम्डा एल अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके गॉस लॉ का यूज करके हम कितने इजीली एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ले, राइट। इस तरीके से और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं गॉस लॉ के, जैसे कि हम एक स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड कर सकते हैं। एक होलो सिलेंडर की वजह से कैसे फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। थैंक यू।